सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज अपन नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है, मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई और जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म की बात करें, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है सीधा कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ ये NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ भी एग्जाम में भ्रमित कर दिया जाता है। कई बार फॉर के स्थान पर ऑफ लिख दिया जाता है, यहाँ कई बार ट्रांसफॉर्मिंग के स्थान पर कोई अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर टी का यहाँ अर्थ पूछ लिया जाता है। हिंदी में बात करें, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये जो नीति आयोग है उसका संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक संस्था है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से इसका गठन किया गया। ये कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। अगर इसकी घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम किए गए संबोधन में किया, और इसी घोषणा के बाद स्थापना 1 जनवरी 2015 में की। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, स्थापना पूछी जा सकती है। यह थिंक टैंक बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है थिंक टैंक है, ऑप्शन में होता है योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या किसी अन्य संस्था का नाम। तो थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग। इसके मुख्य कार्य की बात करें तो सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, परंतु उसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे इनके अंतर के बारे में अपन देखेंगे। फिर अपन इसमें देखें कि योजना आयोग एक वित्तीय आवंटन का भी कार्य करता था, परंतु नीति आयोग यहाँ वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं करता है। अपन देखें, योजना आयोग का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, ठीक उसी प्रकार नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं और अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अपन इसमें देखें, निजी जो योजना आयोग है उसका उपाध्यक्ष को डिप्टी चेयरमैन बोला जाता था, जबकि नीति आयोग का उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन। उपाध्यक्ष को भारत सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसकी नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा और कार्यकाल अनिश्चित होता है। महत्वपूर्ण बात कि यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, यानी सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। जैसे अपन देखें, एक होती है सार्वजनिक संस्था जिस पर सरकार का अधिकार हो, एक निजी संस्था होती है जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, और एक होता है सहकारी। सहकारी का मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष, जैसे अपन देखें कोई राजस्थान या भारत, उस क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उस संस्था का गठन किया गया हो, उसका संचालन किया गया हो, तो वो सहकारी हो। तो इसी प्रकार ये नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है। अपन बात करें इसके अलावा यहाँ ये जो उपाध्यक्ष है उसके बारे में भी प्रश्न बन सकता है। वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। अपन बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की, तो वर्तमान में अमिताभ कांत इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। प्रथम सिंधु श्री खुल्लर। ये जो CEO है वो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत पूर्णकालीन सदस्य होते हैं जिनके अधिकतम संख्या 5 होती है, और इन्हें भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। ये वर्तमान में देखें, इनमें श्री VK सारस्वत, श्री रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पॉल, डॉक्टर विवेक देवराय, ये वर्तमान में इसके पूर्णकालीन सदस्य हैं। पदेन सदस्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, अधिकतम 4 सदस्य हैं। वर्तमान में बात करें तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री श्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। फिर विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करें तो श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री थावरचंद गहलोत, श्री पीयूष गोयल,
श्री राव इंद्रजीत सिंह। और आगे अपन बात करें इसमें अधिशासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल, यहाँ से एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो इसका भी अध्यक्ष होता है, और नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसका भी उपाध्यक्ष होता है, और बाकी सदस्य भी इस अधिशासी परिषद के सदस्य होते हैं। परंतु इसमें मुख्य प्लस बात और जोड़ दी जाती है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। बड़ी गौर से आपको ये बात नोट करनी होगी। दूसरा अपन देखें केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली व पांडुचेरी जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, और अन्य केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनके भी जो उप राज्यपाल हैं वो उसके सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत 2 हब हैं, एक टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये टीम इंडिया हब है वो केंद्र के साथ राज्यों को शामिल करता है, यानी एक टीम भावना की तरह कार्य करने पर आधारित है। और ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब ये नीति आयोग के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। अब अपन बात करें यहाँ नीति आयोग और योजना आयोग के अंतर की, तो उसमें देखें कि नीति आयोग यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जिसकी हमने बात की थी, जबकि ये संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था इसने, लेकिन इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा नहीं था। दूसरा इसका अंतर्गत अपन देखें नीति आयोग में जो विशेषज्ञ हैं उनकी पर अधिक बल दिया गया है। हमने देखा पूर्णकालीन सदस्य है, सीईओ है, उपाध्यक्ष है, परंतु यहाँ विशेषज्ञ में थोड़ी कमी रहती है, ज़्यादा निर्भरता नहीं रहती है योजना आयोग में। और अंतर देखें तो यहाँ सहकारी संघवाद पर की भावना के आधार पर ये कार्य करता है, जिसमें राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ये भी हमने देखा। और इसमें वार्षिक योजनाओं में जो बैठकों में राज्यों की जो भागीदारी है वो बहुत कम रहती है, परंतु यहाँ सुनिश्चित की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों की भागीदारी को शामिल किया जाता है। यहाँ सीईओ की बात करें तो सचिवों में से किसी को सीईओ बनाया जाता है, जबकि यहाँ बात करें कि सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। और आगे इसके अंतर की बात करें, बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है नीति आयोग, जबकि ये टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित है। जैसे अपन देखें कि नीति आयोग में और योजना आयोग में देखें तो योजना आयोग में अपन देखें कि दिल्ली में योजना कोई बनाई जाती है और वही योजना सभी क्षेत्रों में समान रूप से उस कार्यक्रम को लागू कर दिया जाता है। परंतु इसमें क्या होता है कि नीति आयोग में निचले स्तर से इस योजना को निर्धारण होता है, उनको भी उनकी राय, उनकी सलाह परामर्श लेकर फिर योजना बनाई जाती है। जैसे अपन देखें कि किसी दौड़ में सभी वर्ग जैसे स्त्री, पुरुष, अपंग सबको शामिल कर दिया जाए, परंतु उनकी शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए वो जो दौड़ है सही प्रकार से सफल नहीं हो पाती। इसी प्रकार अपन देखें तो राज्यों में अंतर है। जैसे अपन देखें जम्मू वाला क्षेत्र, इधर असम, नागालैंड, मिजोरम वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र और नीचे वाले ये क्षेत्र, तो इनमें काफ़ी अंतर है। इसलिए कोई भी एक योजना सभी जगहों में समान रूप से लागू करना गलत है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर इसके अंतर्गत रखा गया है। और अपन देखें इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है, केवल सलाह व परामर्श देने का कार्य है, जबकि यहाँ ये राज्यों के लिए क्या बनाती है, नीतियाँ भी बनाती थी, ठीक है, और साथ ही साथ धन आवंटन का कार्य करती थी। जबकि हमने देखा नीति आयोग धन आवंटन का कार्य नहीं करता है, जबकि योजना आयोग धन आवंटन का कार्य करता है। फिर अपन इसके अंतर्गत बात करें कि नीति आयोग की अब तक 5 बैठकें की जा चुकी हैं। कितनी? 5 बैठकें। और जैसे नीति आयोग की ये जो बैठक है वो गवर्निंग काउंसिल की बैठक मानी जाएगी, और ये बैठक कब होगी ये प्रधानमंत्री पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? प्रधानमंत्री पर। पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को, इसमें भारत को 2024 तक 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही अपन इसके अंतर्गत बात करें, इसमें 3 उप समितियाँ गठित की है। उनमें पहली उप समिति जो केंद्र प्रायोजित स्कीम है उनके अध्ययन के हेतु, दूसरी जो उप समिति है वो राज्यों में कौशल विकास के प्रोत्साहन और कुशल जनशक्ति के सर्जन हेतु, और तीसरी उप समिति की बात करें स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है।
फिर अपन बात करें इसमें 2 कार्य बल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। पहला गरीबी उन्मूलन से संबंधित है और दूसरा भविष्य में राज्य में कृषि विकास पर आधारित है। दूसरी बैठक की बात करें वो है 15 जुलाई 2015 को। इसमें वही टीम इंडिया के आधार पर कार्य करने पर बल दिया गया है और साथ ही साथ इसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार पर परामर्श, गरीबी और ग्रामीण विकास ये चर्चा के विषय रहे हैं। और तीसरी बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये बैठक 23 अप्रैल 2017 को हुई नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। और यहाँ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है 15 वर्षीय विजन दस्तावेज जारी किया गया। जैसा कि हमने सुना है कि मोदी सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना क्या कर दी, समाप्त कर दी। और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 2017 इसकी समयावधि रही, जिसको समाप्त करके 15 वर्षीय विजन दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें 7 वर्ष का रणनीतिक दस्तावेज भी है और 3 वर्ष का कार्य एजेंडा शामिल है, जिसमें इसकी समीक्षा की जाएगी। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तीसरी बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। चौथी बैठक की बात करें वो 17 जून 2018 को राष्ट्रपति भवन में, जिसका चर्चा का विषय अपन देखें तो उसमें पहला चर्चा का विषय रहा है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए उपाय इसमें शामिल है, जिसमें ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ग्रामीण या कृषि होट या ग्रामीण कृषि बाजार, इन पर। और साथ ही साथ ये आप जो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इनको थोड़ा और आप डिटेल में देखना, हो सके तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर अपन देखें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और जल संरक्षण में इसका योगदान, ये जो पहला इसका चर्चा का विषय था उसमें शामिल है, जिसमें किसानों की आय दुगुनी करने के लिए किए गए उपाय इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा इसके अंतर्गत अपन देखें चर्चा का विषय रहा है सरकार की जो अग्रणी स्कीमें हैं उनमें जो प्रगति है उनके बारे में जानना। स्कीम जो थी वो है आयुष्मान भारत, पोषण मिशन इंद्रधनुष, तो इन पर भी आप थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। फिर देखें तीसरा इसमें चर्चा का विषय है वो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से चिन्हित जिलों के विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम। अब ये आकांक्षी जिला योजना क्या है, इसका भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत 5 बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। 5 बिंदुओं की बात करें तो पहला बिंदु स्वास्थ्य पोषण, दूसरा शिक्षा, तीसरा वित्तीय समावेशन और चौथा कौशल विकास और 5वां इसका बिंदु है कृषि व जल संसाधन तथा अधोसंरचना। इनके आधार पर नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग भी जारी की जाती है। और ये थी चौथी बैठक। और अब 5वीं बैठक की बात करें तो 15 जून 2019 को, और इसके चर्चा के जो विषय रहे हैं उनमें बात करें तो सामूहिक रूप से गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, प्रदूषण, अल्पविकसित क्षेत्रों और भारत की प्रगति में बाधा डालने वाले सभी कारकों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल दिया गया और 2022 तक न्यू इंडिया बनाने और 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान में रखना। फिर अपन बात करें इसमें कि इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई है। वो चर्चाओं की अपन बात करें तो देखें पहला जो बिंदु है वर्षा जल संचयन का, दूसरा सूखे की स्थिति और राहत के उपाय, और तीसरा आकांक्षी जिला कार्यक्रम उपलब्धियां और चुनौतियां। अभी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में हमने बात की थी। और चौथा है कृषि में सुधार, जिसमें संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता को शामिल है और साथ ही साथ इसमें कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर भी चर्चा की गई है। तो ये भी आप थोड़ी डिटेल में देखना। और 5वां वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त जिलों पर विशेष फोकस के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दे। तो ये 5 मुद्दे हैं जिनमें इस 5वीं बैठक है उसमें चर्चा की गई है। फिर बात करें नीति आयोग की एक पत्रिका है जिसका नाम है अर्थनीति। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, अर्थनीति क्या है। नीति आयोग की पत्रिका, ये 3 इसके प्रकाशन हो चुके हैं।
पहला हुआ है 27/9/2019 को, दूसरा 25/11/2019 को और तीसरा हुआ है 25/1/2020 को। और इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन भी जारी किए जाते हैं। अब तक 6 वार्षिक प्रतिवेदन जारी किए गए हैं। पहला वर्ष 2014-15 में, फिर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 2019-20 ये हाल ही में जारी किया गया है। तो ये हमने देखा। फिर अपन बात करें इस नीति आयोग के द्वारा एक ये इंडेक्स जारी की जाती है, SDG इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2019। ठीक है, तो इससे पहले ये इसका दूसरा संस्करण है। इससे पहले पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया। ये दूसरा संस्करण ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, 30 दिसंबर 2019 को। और ये इसको जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो जाता है इन 2 संस्थाओं को, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र भारत और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये विकसित किया जाता है। और अपन देखें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का स्कोर, इसका कुल मिलाकर देखें टोटल स्कोर, तो वर्ष 2018 में 57 अंक थे, 57 इसके स्कोर था, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 60 हो गया। अधिकतम 100 होता है इस स्कोर। तो अपन देखें यहाँ इसमें क्या हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ है, सुधार हुआ है। अगर इस SDG जो इंडिया इंडेक्स है उसका वर्गीकरण देखें तो सभी राज्यों को ये 4 भागों में इसको बांटा जाता है। 4 आधार पर इसका वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला वर्ग अपन देखें आकांक्षी एस्पायरेंट, दूसरा परफॉर्मर, तीसरा फ्रंट रनर और चौथा है अचीवर। इस आकांक्षी में वह राज्य आएगा जिसका स्कोर 0 से 49 के बीच में हो, और परफॉर्मर में आएगा 50 से 64 स्कोर वाले का, और फ्रंट रनर का आएगा 65 से 99 और अचीवर जिसका 100। अपन बात करें प्रथम रैंक तो ये 70 स्कोर प्राप्त करके केरल प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर देखें, ये प्रश्न बन सकता है केरल वाला, 69 स्कोर प्राप्त करके हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है 67 स्कोर प्राप्त करके 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। और 3 राज्य जिनकी बात करें अपन यूपी, बिहार, असम, जो आकांक्षी जो वर्ग है उससे परफॉर्मर श्रेणी में आ गए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। फिर देखें 5 राज्य जिनकी बात करें जो कि परफॉर्मर श्रेणी से फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम। और अपने राजस्थान की बात करें तो 57 स्कोर प्राप्त करके ये 18वें स्थान पर हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो चंडीगढ़ 70 स्कोर प्राप्त करके प्रथम स्थान पर, और पांडुचेरी 66 स्कोर प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर। तो ये एक रिपोर्ट जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, तो इसके पर भी आप थोड़ा सा बारीकी से देखना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा, कुछ विशेष बिंदुओं को हमने देखा, और आप इनको बारीकी से पढ़ना, 1-2 बार वीडियो देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब तक के लिए इतना ही। आगे नए टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त दो। नमस्कार।